हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हमें पता है ये एक सेल ऑर्गेनेल है। हम इसे सेल्यूलो बायोलॉजी में बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं एक सेल ऑर्गेनेल की तरह। देन अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है वो कई सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि एमएससी, बीएससी, नीट, सीएसआईआर, नेट, सेट एक्सेट्रा। देन हम स्टार्ट करते हैं। हम न्यूक्लियस को बहुत ही बेसिक से लेकर डेप्थ तक पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, और न्यूक्लियस सबसे पहले तो न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वहां पे न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जहां ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो डिफाइनिंग फीचर है। देन अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए एंड आरएनए के फॉर्म में। और ये एक कंट्रोल सेंटर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन। अगर हम डायग्राम के थ्रू न्यूक्लियस को अच्छे से समझें तो इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग से, उसके साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करती है। तो अगर हम न्यूक्लियर एनवेलप को फर्दर 3 टाइप में बांटे तो यहाँ पे आता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये जो है स्मॉल साइज के पोर्स न्यूक्लियस के अराउंड बने हुए हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को फ्यूज करके। तो ये जो पोर है वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं प्रोटीन और अदर थिंग्स में। देन अगर हम न्यूक्लियर लेमिना की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर लेमिना है ये इनर मेम्ब्रेन के बीनीज प्रेजेंट होती है, और ये जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए पाए जाते हैं जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और इनएक्टिव डीएनए माने जाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये जो एरिया है न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो ये एक्टिव डीएनए जिसे हम कहते हैं और यू क्रोमेटिन फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि लेस कंडेंस्ड डीएनए रहते हैं। और यहाँ पे जो बीचों बीच न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो न्यूक्लियस के अराउंड पाया जा रहा है इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, और यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर तो हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहेंगे। अब हम समझेंगे न्यूक्लियस का ओवरव्यू और इसके जनरल फीचर। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1831 में ऑर्चिड के रूट से, ऑर्चिड एक मोनोकोट प्लांट है और उसके रूट सेल से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सबसे पहले। देन अगर हम इसके प्रेजेंट की बात करें तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, बट कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल और सी ट्यूब एलिमेंट, वहां पे जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। अगर हम इसके कोर कंपोनेंट की बात करें कि न्यूक्लियस फर्दर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, देन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हम कैरियोथिका कहते हैं, देन न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर प्लाज्म एंड क्रोमैटिन। अब हम पढ़ते हैं डीप में न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है। तो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप फर्दर 3 टाइप में डिवाइड है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, देन इन बिटवीन इट इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो आइसोलेट करती है न्यूक्लियर के अंदर के जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म से, ताकि वो मेंटेन कर सके एक डिस्टिंक्ट बायोकेमिकल एनवायरनमेंट को। और अगर हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कंटिन्यूज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो कंटेन करता है बहुत सारे यूनिक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को, और न्यूक्लियर लेमिना को अंदर की साइड जो है वो एनकोड करने में हेल्प करता है, क्रोमेटिन को भी अंदर की साइड एनकोड करने में हेल्प करता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात करें तो ये फ्लूइड फिल्ड ल्यूमन है जो कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। अब अगर हम न्यूक्लियर लेमिना को समझे तो ये जो है वो जैसा हमने यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियर लेमिना है
ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीनीथ में प्रेजेंट है। ये एक डेंस फाइब्रस मेशवर्क है जो कि 10 से 80 nm थिक है और लोकेटेड है बीनीथ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर इसके हम फंक्शंस की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर एनवेलप। ये एक एनकोरेज साइट की तरह सर्व करता है किसके लिए, तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे जो हेट्रोक्रोमेटिन पाए जाते हैं डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन जो कि मोर कंडेंस्ड होते हैं और इनएक्टिव जो डीएनए होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में, इनके एनकोरेज साइट की तरह वर्क करते हैं न्यूक्लियर लेमिना। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के ब्रेकडाउन का थ्रू फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। अगर हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जैसा हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये जो है मैक्रोमोलिकुलर चैनल्स होते हैं। यहाँ पे जो है हाईली सिलेक्टिव गेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेगुलेट करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसपोर्ट के लिए। न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट करना हो या न्यूक्लियस के बाहर साइटोसोल में एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए जो एसेंशियल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके डायग्राम को देखें और स्ट्रक्चरल डोमेन्स को देखें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक रिंग्स पाई जाती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसके एक साइड में साइटोप्लाज्म एक साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम न्यूक्लियर रिंग की बात करें तो ये न्यूक्लियस के साइड ये रिंग प्रेजेंट है जिसमें न्यूक्लियर बास्केट प्रेजेंट होंगे। अगर हम सेंट्रल स्कैफोल्ड स्पोक कॉम्प्लेक्स की देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सेंट्रल स्कैफोल्ड स्पोक कॉम्प्लेक्स है और एफजी रिपीट्स, एफजी जो है वो फिनाइल एलानिन और ग्लाइसिन के लिए शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। तो एफजी रिपीट्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोपोरिन्स में, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये एफजी रिपीट्स है। और ये जो है तो दिस डिसऑर्डर्ड पेप्टाइड टेल्स फ्रॉम अ हाइड्रोजेल लाइक बैरियर ब्लॉकिंग द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये ब्लॉक करते हैं पैसिव डिफ्यूजन को मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कि जो 40 से ज़्यादा किलो डेल्टन के जो मोलिक्यूल होते हैं उनका पैसिव डिफ्यूजन रोकने के लिए जो नर्व्स आते हैं वो एफजी रिपीट्स हम उसे कहते हैं। अब समझते हैं हम क्रोमेटिन का मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें यहाँ पे क्रोमेटिन दिए गए हैं जो कि यू क्रोमेटिन जिसे हम कह सकते हैं जो कि लेस कंडेंस्ड डीएनए का फॉर्म होता है। तो क्रोमेटिन रिप्रेजेंट द स्पेशलाइज्ड मोलिकुलर पैकिंग ऑफ जीनोमिक डीएनए। अगर हम जीनोमिक डीएनए को फर्दर पैक करेंगे तो वो क्रोमेटिन बनाएगा और क्रोमेटिन जो एक स्पेशलाइज्ड मोलिकुलर पैकिंग को शो करता है। हम अगर आगे इसके मॉडल्स देखें तो बहुत सारे मॉडल है। जैसे फर्स्ट अगर मॉडल आता है तो न्यूक्लियोसोम मॉडल हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल में 11 nm फाइबर, यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम मॉडल में यहाँ बीच में जो डायग्राम में देख सकते हैं हम, ये होता है ओक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे टू मॉलिक्यूल ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। देन ये चारों के 2 मॉलिक्यूल ओक्टामर बनाते हैं। ओक्टामर हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड जो हमारा डीएनए व्रैप करता है, व्रैप करके ये जो है 1.6 टाइम व्रैप करता है और 147 बेस पेयर का नेगेटिवली चार्ज डीएनए इसके अराउंड व्रैप करता है और पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन होता है। देन अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा लिंकर जो कि न्यूक्लियोसोम मॉडल में एब्सेंट होता है, ये डायग्राम में शो हुआ है। बट ये जो लिंकर डीएनए है ये यहाँ पे एब्सेंट होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल में। ये फर्दर कोइल होके जो मॉडल बनाएंगे सोलेनॉइड वगैरह वहाँ प्रेजेंट होगा। तो इस मॉडल को हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है व्रैप होता है स्टोन पार्टिकल्स के अराउंड और यहाँ जो डीएनए में जितने भी बेस पेयर्स आते हैं वो होते हैं 147 बेस पेयर। अब अगर हम देखें 30 nm फाइबर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो H1 लिंकर हिस्टोन प्रेजेंट होता है और वो ही बनाता है, हेल्प करता है 30 nm फाइबर और सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। अगर हम उससे भी ज़्यादा फर्दर कंडेंस करेंगे डीएनए को तो यहाँ पे 300 nm का लूप बनेगा
एंड इसको हम स्कैफोल्ड और मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन का अगर हम नाम देंगे, उसको अगर फर्दर कंडेंस किया गया तो 700 nm का क्रोमेटिड बनेगा, और उसको भी फर्दर अगर कंडेंस किया गया तो क्रोमोसोम बनेगा, जिसको हम 1400 nm कहते हैं, और हाईएस्ट और हाईली कंडेंस जेनेटिक मटेरियल है जो कि स्पेशली प्रिपेयर करा जाता है सेल डिवीजन के लिए। अब यहाँ अगर डायग्राम से समझे हम, तो सबसे पहले हमारा 2 nm का डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। देन आता है हमारा बीट्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, मतलब कि न्यूक्लियोसोम मॉडल, जहाँ डीएनए जैसे व्रैप है हिस्टोन पार्टिकल के अराउंड, जो कि होता है 11 nm का। देन यहाँ पे जो 30 nm क्रोमेटिन फाइबर पैक्ड न्यूक्लियोसोम है, तो इसमें जो H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए आ जाता है, और वहाँ पे 30 nm सोलेनॉइड मॉडल बनाता है। देन यहाँ आता है 300 nm मॉडल, और ये जो है वो सेक्शन क्रोमोसोम in an extended form, then more further condensed होके 700 nm बनाता है, और उससे भी फर्दर कंडेंस होके फाइनली क्रोमोसोम बनाता है, जो कि हाईली कंडेंस क्रोमोसोम होता है, और ये 1400 nm का होता है। तो थैंक यू।